अगर आप सर्किल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में न केवल सर्किल के कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, बल्कि आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट पूछे गए हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा कि आपका सर्किल न केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि आपके एग्जाम जैसे कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी पीजीटी, एएमआरएस टीजीटी पीजीटी, एनबीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी, इन सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो यूनिट है उसका ये आज आपका 5वां वीडियो है। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, कि आपके वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि मैं जानता हूं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है डेफिनेशन जानने में, लेकिन मेरा तो बनता है कि मैं आपको डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो एक बात आप याद रखना कि डेफिनेशन क्या होती है, कि डेफिनेशन ये होती है कि द सर्किल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई कि आपका जो सर्किल है, वृत्त है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, नियत होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये मेरा कैसा है, इसको मैं पी एक्स वाई कह दूं, और ये मेरा कैसा है, ये मेरा मूविंग पॉइंट है। ठीक है, जो कि आपके एक फिक्स पॉइंट, इसको मैं अगर ओ से बोल दूं, ठीक है, ये मेरा ओ है 0,0, इससे इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, चलिए मैं पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूं। ये जो दूरी की बात कर रहे हैं, ये वाली दूरी, ये दूरी हमेशा फिक्स रहेगी। तो मैं कह देता हूं क्या कि लेट जो ओपी है, ओपी डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ओपी मेरा आर के इक्वल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने इसको आर कह दिया। तो डेफिनेशन ऑफ सर्किल कहती है कि पी जो है एक ऐसा बिंदु है जो मूव कर रहा है, और ऐसे मूव कर रहा है कि हर एक केस में ओ से उसकी दूरी जो है कैसी हो जाएगी, वो ओ से आपकी दूरी हर एक केस में बराबर रहेगी। चाहे आपका बिंदु कहीं पर भी जाए, फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी सदैव कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये हो गया आपका बिंदु पथ। इस प्रकार से आपका बिंदु घूम रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे क्या कि भाई ये कुछ कुछ आपके सर्किल का शेप नहीं लग रहा, कुछ नहीं आपके, बल्कि पूरा का पूरा सर्किल का शेप हो जाता है। और हर एक केस में आपकी जो बिंदु से दूरी है, ठीक है, कैसी होगी, आर 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 आर। एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होगी। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ आपका क्या रहता है, एक वृत्त रहता है। चलिए बात करते हैं क्या कि अगर मैं ओ और पी के बीच का डिस्टेंस तो निकालूं, तो डिस्टेंस ऑलरेडी मैंने आर से रिप्रेजेंट की है। तो मेरा आर जो है इक्वल हो जाएगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। मिलता क्या है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो लिखूंगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हाँ जी, ये मेरे एक वृत्त का समीकरण हो जाता है, और एक ऐसे वृत्त का हो जाता है कि जिसका रेडियस क्या है, ठीक है, रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, जिसका रेडियस इक्वल हो जाएगा आर के, और इसका सेंटर है, उस सेंटर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 0,0 ओरिजिन। देख जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये बात आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक स्टैंडर्ड बनाना है, एक सेटअप तैयार करना है आपके उस लेवल के लिए जहां पे मैं आपको चीजें समझाना शुरू करूं। तो मुझे आपका बेस तो बनाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस आर। ठीक है, अब तक आपने देखा कि भाई मेरा सर्किल क्या था। ठीक है, एक चीज अभी रह जाती है, वो मैं आपको अभी कराता हूं। ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, और मैं कहता हूं क्या कि मेरा सर्किल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस बार इसके जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, एच के है। ठीक है,
एच कॉमा के है आपका सेंटर, और कह रहे हैं क्या कि भाई इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस क्या है, वो आर है। तो एक काम आप ये नहीं कर सकते क्या, ठीक है, एक काम आप ये नहीं कर सकते क्या, मैं इसको इससे मीट करा दूं तो मैं पाऊंगा क्या, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं क्या, पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक मैंने पॉइंट कंसिडर किया सर्किल के ऊपर पी एक्स कॉमा वाई, और कहा है क्या, त्रिज्या आर है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, आपको निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सेंटर को अगर मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरा ओपी जो है वो इक्वल है किस चीज के, आर के। तो लिख सकता हूं मैं कि ओपी स्क्वायर मेरा आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, ओपी क्या हो जाएगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस आर है और सेंटर क्या है, एच कॉमा के है। तो लागे हाथों में आपको एक चीज और बता दूं, वो क्या है कि भाई आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब वो क्या होता है समझिए, ठीक है, वो क्या होता है समझिए। तो एक बार मैं आपको लिखा दूं, इस वाले केस की मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो मैं यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और एक बात आप जानते हैं, एक बात आप जानते हैं, वो क्या कि भाई इसका जो सेंटर था वो क्या था, सेंटर आपका ओरिजिन 0,0 था कि नहीं था, बिल्कुल आपका ओरिजिन था। और आपकी ये डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट की गई थी, इस डिस्टेंस आपके आर से रिप्रेजेंट की गई थी। तो एक बात आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु पी एक्स वाई कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, अब आप चीजें देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे मीट करा दूं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दूं, तो ये पॉइंट पी एक्स वाई, इसके बारे में मैं आपको बहुत बहुत पहले बहुत सारी चीजें बता चुका था। वो क्या कि ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा। ये मेरा 90 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, और तो अगर मैं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, तो मैं आपको एक बात बहुत पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले वीडियो में बता चुका था कि एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये भी तो आपका रेडियस है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये भी तो मेरा रेडियस है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो एक्चुअली ये आपके कहलाते हैं क्या, ये आपके कहलाते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्किल। ठीक है, आई थिंक आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट समझ में आए होंगे। आप इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के साथ साथ पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस की, जब हमारा सर्किल एच कोमा के सेंटर रख रहा है और उसकी रेडियस वाई है, तब हम देखते हैं कि अब हमारे इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलिए देखते हैं। तो एक चीज आप देखो, कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं, इसका क्या मतलब होता है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं। तो क्या है इसका मतलब, आइए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा भाई ओ से लेकर, अगर इसको मैं ए कह दूं, ठीक है, इसको अगर मैं सी कह दूं, चलिए मैं इसको ए कह देता हूं। ठीक है, ये ए और ये मेरा बी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपके 0,0 हो जाएंगे। और एक चीज यहाँ से आप पाएंगे क्या कि ए बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एच, और बी ओ की वैल्यू हो जाएगी आपकी के। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने नया कुछ नहीं किया। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक काम आप ये कर लो कि यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लो, पी एक्स कॉमा वाई, तो इसका क्या मीनिंग हुआ समझिए। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑन एक्स एक्सिस, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि भाई मेरा, अगर इसको मैं क्या कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, ठीक है, और इसको मेरा पी है ही, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि मेरा सीपी जो है,
CP मेरा हो जाएगा y और AC मेरा क्या हो जाएगा, AC मेरा हो जाएगा पूरा x। ठीक है ना। तो अगर आप एक चीज देखो, मैं यहां से BC निकालूं, ठीक है, BC में क्यों निकाल रहा हूं समझ लीजिए, समझाता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मीट करा दूं, ठीक है, और इसको इससे मीट करा दूं, तो आप देखेंगे क्या कि भाई एक मेरा नया ट्रायंगल बन जाता है। इसको अगर मैं डी कह दूं तो मेरा ओ डी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, जिसमें मेरा ओ डी जो है किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आर है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी तो आर होगी ना, क्योंकि ओ तो मेरा सेंटर है, तो ये हो जाएगा मेरा आर। तो मैं लिख सकता हूं ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है। सिमिलरली मैं पीछे भी आपको बता दूं, अगर मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। कैसे हुई थी वैल्यूज, मैं आपको कोऑर्डिनेट के पहले वीडियो में जब मैंने कार्टेशियन और आपका पोलर में रिलेशन प्रूव कराया था, तो मैंने आपको साफ साफ वहां पर लिखाई थी। इनको मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलूं या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलूं, एक ही बात है। कहां से निकल के आते हैं, वीडियो नंबर 1 देखो। ठीक है, तो ये आर और ये थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओडी को आर कॉस थीटा, और डीबी को लिख सकता हूं क्या, आर साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मेरा पैरामीट्रिक इक्वेशन से कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट आ गए, ना जी। ठीक है, बिल्कुल नहीं आए हैं। तो क्या आएंगे समझाता हूं मैं। तो मैं लिखता हूं कि BC, ठीक है, मैं लिखता हूं क्या, BC। BC मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, BC मेरा OD के इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा किस चीज के, OD मेरा है R cos थीटा। ठीक है, तो BC को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई मेरा AC माइनस AB इक्वल हो जाएगा किस चीज के, आर कॉस थीटा। और AC आपका किसके इक्वल है, आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, AC मेरा x है। ठीक है, AC मेरा x है, माइनस AB मेरा, AB अगर आप देखोगे तो मेरा AB h है। मैं आपको पहले चीजें लिखा चुका हूं, तो ये मेरा x इक्वल हो जाएगा किस चीज के, h प्लस आर कॉस थीटा। सिमिलरली आप बाई के रेस्पेक्ट में आएंगे क्या, k प्लस आर साइन थीटा। तो एक्चुअली ये होते हैं आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स या पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आप बाई को प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग बाई प्रूव कर सकते हैं कि डीपी की वैल्यू आर साइन थीटा है, और डीपी को मैं लिख सकता हूं क्या, कि पीसी माइनस डीसी या सीडी, आप जो लिखना चाहें, मतलब y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, मैं आपको लिखकर ही दिखा देता हूं, क्या लिखेंगे कि y माइनस के इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू क्या, आर साइन थीटा। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो मिलेगा क्या, के प्लस आर साइन थीटा। याद रखिएगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट या फिर पोलर कोऑर्डिनेट या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस या फिर पोलर इक्वेशंस आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं। और एक ये भी पूछा गया है कि पी एक्स वाई है, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। तो हाँ जी, एक्स और वाई की वैल्यू इस केस में आपकी एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा होगी। ये आपकी सेम पूछी गई है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर इतना फोर्स कर रहा हूं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट, वृत्त के प्राचलिक समीकरण, जिसकी बात मैं अब तक करके आया था, तो आपको लिखा देता हूं पैरामीट्रिक या फिर आप इसको लिखेंगे पोलर। ठीक है, पैरामीट्रिक या पोलर इक्वेशंस या फिर कोऑर्डिनेट, आपकी मर्जी। तो अगर आपसे कहूं मैं, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां से आपके जो पोलर या पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्यों, मैंने आपको जस्ट प्रूव कराया था। वहीं अगर मैं कहता हूं कि इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस केस में आपके जो पोलर या फिर मैं कहूं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोलर या फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट
हो जाएंगे क्या, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। और एक बात आप मेरी याद रखेंगे, ठीक है, एक बात आप मेरी याद रखेंगे क्या, अगर आपको ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछा जाए तो आप यहां से अंदाजा लगाएंगे क्या, कि यहां से पता चलता है रेडियस क्या है मेरा, cos थीटा sin थीटा के साथ में जो कॉमन है वो, दैट इज r। सेंटर क्या है, जो आपके प्लस में चीजें दी हुई हैं वो h k। इनको देखकर आप ये कंक्लूजन निकालेंगे, याद रखिएगा ये बात आप। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे क्या भाई, सेंटर आपका क्या है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा तो 0,0, और रेडियस साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ जो कॉमन टर्म होता है वो मेरी रेडियस होती है। आई थिंक आपको प्राचलिक समीकरण या फिर पैरामीट्रिक या फिर पोलर कोऑर्डिनेट और द इक्वेशन आपको समझ में आए होंगे। मैंने लिखा सिर्फ एक नाम है, बोले मैंने चार हैं, पैरामीट्रिक या पोलर कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक या पोलर इक्वेशंस। याद रखिएगा, कुछ भी आए तो आप ये आंसर लगाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट, क्या है, वृत्त का सामान्य समीकरण आप जानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है वो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से आता है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख कर रहिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का। तो मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कुछ इस प्रकार से होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये थी कि भाई अगर आपका जो डेल्टा है वो आपका नॉन जीरो हो, h जो है आपका 0 हो जाए और a और b आपके इक्वल हो जाए, तो यही इक्वेशन जो है आपके एक सर्किल को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो मैं कह सकता हूं यहां से क्या, कि भाई अगर, ठीक है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू मैं 1 ले लूं, क्योंकि मुझे हमेशा हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 चाहिए होता है, किसी भी हाल में बनाओ, ठीक है, किसी भी हाल में बनाओ और उसको इक्वल करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ना केवल इक्वल होने चाहिए बल्कि 1 भी होने चाहिए, तब कहेंगे कि आपका जो सर्किल का इक्वेशन है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, या फिर मैं कहूं कि उनके कोफिशिएंट्स 1 नहीं है, तब तक आपका सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर इन्हीं सारी चीजों को उठा के मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मैं पाता हूं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यही तो आपका होता है क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ, दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। अब आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को पढ़ लिया, अब आप एक बात बताइए, इस सर्किल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे क्या। तो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या निकालूं भाई, इसका सेंटर ऑफ द सर्किल निकालूं, ठीक है। ये तो मेरा क्या है, ये मेरा सर्किल है, ठीक है, ये मेरा सर्किल है। तो इसका सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना, माइनस जी कोमा माइनस एफ। और अगर मैं कहूं कि भाई आप यहाँ से रेडियस भी निकाल लो, तो रेडियस मेरी इक्वल होती है किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको ये फॉर्मूला आपके टिप पर होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको समय ना लगे तो चीजें आपको थोड़ी याद तो करनी पड़ेंगी। ऐसी आप मेरी बात याद जरूर रखेंगे, ठीक है। आपको सेंटर मिल गया, आपको रेडियस मिल गई और इक्वेशन ऑफ सर्किल को आप पहचानने लगे। आई थिंक यहां तक आपको मेरा समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा,
ठीक है, कह रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन बोथ एक्सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आप समझिए, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा सेंटर, ठीक है, ये मेरा सेंटर है। तो इसको अगर मैं a, इसको मैं अगर b कह दूं, इसको अगर मैं c, इसको अगर मैं d कह दूं, तो मेरे जो इंटरसेप्ट होते हैं, इंटरसेप्ट को कहते हैं अंतःखंड, ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड। तो x एक्सिस और y एक्सिस पर वृत्त के द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि भाई मेरा वृत्त जो है, सर्किल जो है, इंटरसेप्ट काटेगा भी या नहीं काटेगा, उसकी भी एक कंडीशन होती है, क्या समझिए, ठीक है। लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ, या मैं कहूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, वृत्त का सामान्य समीकरण है। और मैं कहता हूं क्या कि ये वृत्त मुझे चेक करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा भी या नहीं काटेगा, ठीक है, काटेगा भी या नहीं काटेगा, ऐसा मुझको चेक करना है। चलिए करते हैं, ठीक है। तो एक काम आप करो, ये मेरी बात मानो, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं और इसको भी कह दिया मैंने। तो आपसे मैं एक बात कहता हूं, वो क्या कि भाई अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस पर काटेगा या नहीं काटेगा, तो एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं काट रहा है, तो वहां पर वाई कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपका पूरा वाई जो है 0 होता है। तो वाई आप क्या कर दें, 0 पुट कर दें, तो आप पाएंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2g प्लस सी इज इक्वल टू 0। पाएंगे या नहीं पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से क्या करते हैं, अगर मैं कह दूं कि भाई इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x1, 0, बी के हैं y x2, 0, ठीक है। तो एक चीज आप मेरी देखो क्या कि भाई इंटरसेप्ट के दो रूट्स रहे होंगे, x1 और x2, x की दो वैल्यूज रही होंगी अगर वो इंटरसेप्ट बना रहा है, तो x1 और x2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 2g के, और x1 इंटू x2 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, c के। और एक बात और देखो आप, अगर a के कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इतनी डिस्टेंस आपकी x1 हो गई, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, ये डिस्टेंस x2 हो गई। तो भाई एक बात बताओ, a भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप x2 माइनस x1 निकालो, तो आप कहेंगे क्या, इसका स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 x1 x2, डेट इज मैं कह सकता हूं क्या, ये 4g स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है। यही तो कह सकता हूं क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो इक्वल आ जाएगी क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 और जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। एम्प्लाइज दैट क्या हुआ, यहां से मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, किसकी वैल्यू है, हाँ जी भाई ये x2 माइनस x1 डेट इज ए बी की वैल्यू है। आपने देखा, आपने देखा कि ए बी मेरा किसके इक्वल था, ओ बी माइनस ओ ए के, या फिर मैं कहूं कि x2 माइनस x1, क्यों, क्योंकि मेरा ओ ए किसके इक्वल था, वो मेरा x1 था, ओ बी मेरा इक्वल था किस चीज के, x2 के। आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। और ए बी क्या है, एक्चुअली मेरा ए बी तो है एक्स एक्सिस पर कटा हुआ अंतःखंड,
मतलब मेरा वृत्त जिन दो बिंदुओं को काटता है या जिन दो बिंदुओं के बीच में काटता है उन बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम अंतःखंड कहते हैं। तो याद रखना आप कि आपका ए बी क्या है, अंतःखंड इंटरसेप्ट। ठीक है, अंतःखंड या फिर मैं कहूं इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर कहता हूं कि एक्स एक्सिस पर कटे हुए अंतःखंड की लेंथ फाइंड आउट करो, लंबाई फाइंड आउट करो, तो ये इक्वल हो जाएगी किस चीज के। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2√g² माइनस सी के। ऐसे ही मैं कहता हूं क्या कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका 2√g² माइनस सी। जैसे मैंने एक्स एक्सिस के लिए प्रूव किया, आप सेम वाई के लिए प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मैं सी को कह दूंगा कि यह मेरा 0,y1 और डी को कह दूंगा यह मेरा 0,y2। तो मैंने जैसे जैसे इसको प्रूव किया ऐसे ही आप उसको प्रूव कर लीजिए। क्या करना होगा आपको, भाई आपको करना सिर्फ इतना सा होगा कि x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है कि बाई एक्सिस पर जब मुझे अंतःखंड पता करना हो तब। तो आई थिंक आपको दोनों फार्मूलाज समझ में आए होंगे। याद रखना क्वेश्चंस पूछे गए हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं, इन पर बेस्ड ना केवल क्वेश्चंस पूछे गए हैं बल्कि ये अपने आप में भी एज अ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको याद रखेंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एक्चुअली मैं चाहता तो सिर्फ एक फार्मूला लिखा था और चलता बनता, और आप पूरे टाइम खोजते रहते कि भाई एक्चुअली इंटरसेप्ट होता ही क्या है, और इंटरसेप्ट होता है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2√g² माइनस सी होता तो जरूर है, लेकिन एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, होता कैसे है, तो मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके चीजें दिखा रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने अब बाई के लिए प्रूव करना है तो बाई आप अपने आप प्रूव कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने पीछे निकाला था लंबाई, अंतःखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैं कहता हूं कि भाई पता करो क्या इंटरसेप्ट काटेगा भी एक्स एक्सिस पर या नहीं काटेगा, या फिर वाई एक्सिस पर काटेगा भी या नहीं काटेगा। तो आप याद रखना एक बात मेरी यहां से, वो क्या है कि भाई, ठीक है, द सर्किल मेड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इफ, ठीक है, एंड द सर्किल मेड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इफ, ठीक है। अब कंडीशन आप लिखेंगे क्या, स्क्वायर जो है, ठीक है, g² माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि g² की वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए। तब मैं कहूंगा कि मेरा जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा होगा, अंतःखंड काट रहा होगा। सिमिलरली मैं y की बात करता हूं कि f² माइनस का सी इज ग्रेटर देन 0, या फिर मैं कहूं कि मेरा f² जो है वो c से बड़ा आ जाए, तब मैं कहूंगा क्या कि मेरा y एक्सिस पर अंतःखंड इंटरसेप्ट काट रहा होगा। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तब मैं कहूंगा कि मेरा सर्किल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ही अंतःखंड काट रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है। आई थिंक आपको इतनी सी कंडीशंस जो है वो क्लियर हुई होंगी।
ठीक है, वृत्त का स्वरूप। अब ये वृत्त का स्वरूप क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंडीशंस आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, इन कंडीशंस को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वृत्त का स्वरूप या फिर मैं कहूँ नेचर ऑफ द सर्किल बताना चाहता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ क्या सबसे पहले क्या है कि मेरा जी स्क्वायर माइनस का सी जो है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और क्या कहता हूँ कि जी स्क्वायर माइनस सी जो है वो मेरा क्या है, इज इक्वल टू जीरो है। और मैं कहता हूँ क्या कि जी स्क्वायर माइनस सी जो है वो मेरा लेस देन जीरो है। तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ, सुनिए। ठीक है, तो अगर मेरा जी स्क्वायर माइनस सी जो है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किल जो है, सर्किल विल मेड इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, याद रखना। और इसके अलावा आप कह सकते हो क्या कि सर्किल विल इंटरसेक्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर मैं कहूंगा एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, दो बिंदुओं पर काटेगा। एक्स एक्सिस वृत्त को, जब वृत्त एक्स एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, अगर मेरा ये है। ठीक है, इस केस में क्या कहूंगा कि सर्किल जो है मेरा, सर्किल विल टच द एक्स एक्सिस। ठीक है, सिर्फ इस केस में टच करेगा, किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेप्ट नहीं काटा जाएगा। अगर जी स्क्वायर माइनस सी की बात करता हूं तो इसमें हो जाएगा सर्किल नाइदर टच, ठीक है, ना तो वो टच करेगा और ना ही इंटरसेप्ट काटेगा, नॉट मिड इंटरसेप्ट। ठीक है, ना तो काटेगा और ना तो वो आपको टच करेगा, अगर आपकी ये कंडीशन होती है तो याद रखिएगा इन कंडीशंस को। ठीक है, अब तक बात हुई मेरी क्या, एक्स एक्सिस की। और अगर मैं सेम बात कर दूं क्या, इसको लिख दूं जी की जगह पर एफ, तो मैं पाऊंगा क्या, ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं कि एफ स्क्वायर माइनस का सी ग्रेटर देन जीरो है, यहां से कह सकता हूं क्या, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है, या फिर मैं कह सकता हूं एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है। तो इन केसेस में मैं क्या कहूंगा, सुनिए। ठीक है, आप इनको सुनिएगा। तो इन केसेस में मैं लिख सकता हूं क्या कि भाई इसमें क्या हो जाएगा, टच इज द एक्स एक्सिस लिखाया था, प्लस कर दो प्लस वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच करेगा। या फिर मैं कहूं, चलिए आपको सेपरेट ही लिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको सेपरेट ही लिखा देता हूं, जिससे किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, एक्स हटा दो और लिख दो वाई। ठीक है, और लिख दो y, हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी मैं कट कर लूंगा और यहां से x हटा के लिख दूंगा क्या, y। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप मेरी बात थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये केस जो है y एक्सिस के हैं, तो यहाँ पर आपको x जगह पे y लिख देना है। सिमिलरली मैं बात करूंगा इसकी, तो आप इस केस में भी याद रखेंगे, ना तो टच करेगा और ना तो वो आपका इंटरसेप्ट मेड करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब दोनों ही एक्सिस पर ना तो टच करने का है और ना तो काटने का है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी और क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। याद रखना, ये मेरा वन शॉट वीडियो है, सर्किल का वीडियो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, एक वीडियो एक टॉपिक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक बिंदु के सापेक्ष
स्थिति पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मतलब क्या है, मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मेरा सर्किल है, और एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पी है x1 y1। तो ये कह रहे हैं क्या कि भाई एक बात बताओ कि x1 y1 जो बिंदु है, ठीक है, x1 y1 जो बिंदु है, ठीक है ना, ये मेरा क्या चीज है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है 0,0, ये वाली मेरी रेडियस r है। तो एक कोई पॉइंट P मेरा ये है, इसको बोल दिया मैंने x1 y1, ठीक है। अब इसकी स्थिति देखो, सिर्फ इसकी स्थिति देखो, क्या मैं आपको समझाता हूं कि पोजीशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो याद रखना, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। तो एक काम आप ये करो कि जो पॉइंट पी x1 y1 है उसको उठा के इसमें पुट कर दो और फिर हम चेक करते हैं चीजें, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पॉइंट पी पुट कर देता हूं तो मैं पाता हूं क्या, ठीक है। तो अब यहां से मैं इक्वल का साइन थोड़ी देर के लिए हटा लूंगा। अब आप समझिए, तो पहला केस है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, पहला केस। दूसरा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए, ओके। तीसरा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए, तो क्या होगा सुनिए। अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मैं कहूंगा जो पॉइंट P है मेरा कहाँ है, आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर है मेरा बिंदु x1 y1। सिमिलरली अगर मेरा इज इक्वल टू 0 है तो मैं कहूंगा क्या, ऑन द सर्किल। अब ये मेरा सर्किल की सरकमफ्रेंस पे रहेगा, मतलब पहले केस में मेरा बिंदु यहाँ पर था, दूसरे केस में बिंदु उठकर यहाँ पर आ गया, तीसरा केस में क्या होगा, मेरा बिंदु उठ के अंदर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेस देन 0 है मतलब क्या हुआ, इनसाइड द सर्किल। अब मेरा जो बिंदु P है वो मेरा सर्किल के अंदर ही है, ठीक है। आई थिंक आप ये बात याद रखेंगे। और ये चीजें पूछी गई हैं, बिंदु की सर्किल के सापेक्ष स्थिति पूछी गई है, मतलब रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। और कुछ लोग इसको रेडियस के तौर पे कराते हैं, क्या कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, पी, पी की जो दूरी है ओरिजिन से, अगर वो मेरे आर से बड़ी आ जाए, आर के बराबर आ जाए, आर से छोटी आ जाए, तो कुछ लोग ऐसा भी लिखाते हैं। तो एक बात आप देखेंगे कि ओपी, ठीक है, मेरा ओपी अगर ग्रेटर देन आर है, ओपी मेरा लेस देन आर है, ओपी मेरा इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ओपी ग्रेटर देन आर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहला केस, ठीक है, रेडियस से बड़ा है ओपी। ऐसे ही कहूंगा क्या, ओपी मेरा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो मैं कहूंगा क्या, सेकंड केस ऑन द सर्किल। और अगर मेरा ओपी क्या है, लेस देन आर है, तो मैं कहूंगा क्या, इनसाइड द सर्किल। आई थिंक आपको ऐसे याद हुआ होगा। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने से मतलब है, चाहे आपको याद जैसे भी हो, ठीक है, चाहे आपको याद जैसे भी हो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ याद कराने से मतलब है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जो मर्जी वो केस याद रखिएगा, बस याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, कंडीशन फॉर टचिंग ईच अदर, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा। तो पहले चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने तीन कंडीशंस बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से कि मेरे पास दो सर्किल हैं, एक सर्किल तो ये है, ठीक है, एक सर्किल ये है, और एक सर्किल में और बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से, और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं।
एक सर्किल में केस सेकंड लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ये है, और क्या है, एक सर्किल मेरे पास इस प्रकार से है कि ये मेरे एक दूसरे को अंदर टच कर रहे हैं। एक केस में और बना लेता हूं कि भाई ये टच ही नहीं कर रहे। ठीक है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल आपका ये है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये है मेरा पहला केस, ये है मेरा दूसरा केस। ठीक है, ये है मेरा तीसरा केस, या फिर मैं कहूं तीसरा और चौथा दोनों मिक्सअप है। कैसे, समझिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। पहले केस में आप देख रहे हैं कि दो सर्किल एक दूसरे को बाहरी स्पर्श कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सुनिए। ठीक है, अगर ये मेरा सेंटर है और मैं इसको इससे मीट करा दूं, ठीक है, और इसको इसके सेंटर से मीट करा दूं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा C1, ये मेरा C2, ये मेरी R1 और ये मेरा R2। तो अगर आपका जो C1 C2 है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स ऑफ द सर्किल C1 एंड C2, तो ये अगर मेरे R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाती है, तब मैं कहूंगा क्या, कि मेरे जो सर्किल हैं वो एक दूसरे को बाहरी स्पर्श कर रहे होंगे, एक्सटर्नली स्पर्श कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। वहीं मैं अगर देखूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा सेंटर है C2, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये है मेरी R2। सिमिलरली एक काम और करता हूं, अगर मैं इसको कह देता हूं कि ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरी, ठीक है, इस वाले की, ये है मेरा C2, थोड़ा समझाने के लिए अलग बना दिया। ये मेरा रेडियस R2 है। मतलब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे, तब क्या हो जाएगी मेरी कंडीशन, कि जो C1 C2 जो है वो इक्वल हो जाए किसी के R1 डिफरेंस R2 के, जो भी बड़ा हो मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम क्या, एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं। ठीक है, बाहरी स्पर्श, इसको कहते हैं क्या, इंटरनली ठीक है, टच, या फिर मैं कहूं आंतरिक स्पर्श। ठीक है, तो कंडीशंस तो आपको पता चल ही गई। अब बात करते हैं अपने तीसरे और चौथे केस की, क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको मैंने C1 बोला, इसको मैंने C2 बोला, इसको मैंने R1 बोला, इसको मैंने R2 बोला। तो अब आप मेरी एक बात देखो, ध्यान से देखना, कि अगर मेरा C1 C2 जो है वो मेरा बड़ा है किस चीज से, R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो क्या कहूंगा, कि भाई मेरे एक दूसरे को ना तो टच करेंगे, ना तो एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, नाइदर टच नॉट इंटरसेक्ट, ना तो टच करेंगे, ना तो एक दूसरे को वो काटेंगे। तो क्या एकमात्र कंडीशन यही होगी, ना जी, धैर्य बनाओ, क्योंकि मैंने 3 और 4 दो केस लिखे थे। वो कैसे, समझिए। अगर मैं एक केस और ले लूं, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको मैंने लिखा C1 और ये है मेरा क्या, C2। ठीक है, इतनी क्या है, ये है R1 और ये वाली हो जाएगी आपकी क्या, R2। ठीक है, तो इस केस में भी तो ये कौन से एक दूसरे को काट रही है, ना तो स्पर्श कर रहे, ना तो एक दूसरे को काट रहे। तो आप लिख सकते हैं क्या, कि इसमें आप एक चीज ये और जोड़े, R1 डिफरेंस R2। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। याद रखना, अगर C1 और C2 की वैल्यू जो है
R1 प्लस R2 के बराबर है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर ऑफ द सर्किल अगर रेडियस के दोनों के सम के बराबर है तो कहूंगा बाहरी स्पर्श करते हैं। और अगर मेरे क्या है C1 C2 बराबर है R1 डिफरेंस R2 के तो मैं कहूंगा कि आंतरिक स्पर्श करते हैं। और अगर मैं कहूं कि मेरा C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है लेकिन R1 डिफरेंस R2 से छोटा है, तब मैं कहूंगा क्या कि भाई मेरे जो सर्किल है ना तो काटेंगे ना तो एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये आपका तीसरा केस था। इसमें एक केस और है चौथा, वो क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक्चुअली आवाज म्यूट हो जाने के कारण मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। मेरा पांचवा केस रिपीट होने से रह गया था। मैंने देखा कि मेरे पास दो सर्किल हैं, कुछ इस प्रकार से है कि भाई वो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। ठीक है, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और दो तरीके से ये काट सकते हैं, कैसे कि दो सर्किल एक दूसरे से इस प्रकार से मिला है कि वो काट दिए। और अगर एक सर्किल इसके अंदर था उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आया और उसने भी काट दिया। तो दोनों ही स्थिति में काट तो रहे हैं ना दो बिंदुओं पर। तो कह रहे हैं क्या, सर्किल विल कट एट 2 पॉइंट। ठीक है, दो सर्किल एक दूसरे को दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेंगे, याद रखना, या फिर वो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटेंगे। तो कंडीशन रहेगी कि C1 C2 जो है लेस देन R1 प्लस R2 हो जाए, मतलब ये वाला केस, या फिर C1 C2 जो है ग्रेटर देन R1 डिफरेंस R2 हो जाए, मतलब ये वाला केस। तो दोनों केसेस को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो आप याद रखेंगे कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड इज ग्रेटर देन R1 डिफरेंस R2। अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो होती है, कोई एक या दोनों, तब मैं कहूंगा क्या कि मेरे सर्किल जो है एक दूसरे को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो मैंने आपको 5 केस लिखा है। एक्चुअली आपका तीसरा और जो चौथा या फिर मैं कहूँ पांचवा, ये केसेस आपको कोई नहीं लिखा था, ये आपके पेड कोर्स के लिए बचा के रखे जाते हैं। पहला और दूसरा आपको हर कोई बता देगा लेकिन बाकी कोई नहीं बताता, यूट्यूब पर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगी वो देखते हैं। जब हमारे सर्किल बाहरी स्पर्श एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो ये कंडीशन रहती है, इंटरनली टच कर रहे हो तो ये कंडीशन रहती है, ऐसे ही कहीं पर भी टच नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी कंडीशन तीसरी वाली रहती है, याद रखिएगा। हम इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखेंगे कि भाई कॉमन टेंजेंट्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ लिखा देना नहीं चाहता बल्कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। कैसे, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, अब ड्रॉ करके देखते हैं कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो अगर एक टेंजेंट में इस पे ड्रॉ करूं कुछ इस प्रकार से, तो हाँ जी, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो गई, हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पास में ले आऊं, टेंजेंट हो गई, हो गई। तो और एक चीज देखो, एक टेंजेंट ये नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्या इसके अलावा कोई और टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो पहले केस में मेरी 3 टेंजेंट हो गई। ठीक है, तो यहां से लिखूंगा क्या, यहां से लिखूंगा मैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कितनी हो जाएंगी, 3। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूंगा दूसरे में, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ऐसे ही मैं बात करूंगा तीसरे की। तीसरे में भी मैं आपको 2 केस दिखाऊंगा, थोड़ा सा समझिएगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है हमारा, जब वो आंतरिक स्पर्श कर रहे हो, इंटरनली टच कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि उभयनिष्ठ स्पर्शी कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक हो सकती है, इसके अलावा कोई भी बिंदु आपका स्पर्श नहीं कर रहा। तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्शी हो सकती है, अगर बिंदु आपकी सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा हो तब। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगी एक।
अब मैं बात करता हूं तीसरे केस की। तो तीसरे केस में भी मैंने आपको तीसरा केस दो प्रकार से लिखाया था कि भाई एक तो ये है किसी भी प्रकार से कोई टच ना कर रहा हो, तो ये कंडीशन कब थी, ये कंडीशन थी आपकी ये वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन थी। तो सिर्फ अगर इतना सा लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा कि मेरे जीरो कॉमन टेंजेंट होंगे, ठीक है। और अगर मेरा ये कंडीशन मैं हटा दूं और सिर्फ इतना सा लिखूं तब मैं कहूंगा क्या कि भाई C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 अगर कहीं पर है तो मेरे चार टेंजेंट ड्रॉ होंगे। कैसे, आइए समझते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या, चार। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि चार जो मैंने बोले हैं वो आपके होंगे कैसे। तो एक चीज ये देखो, गिनो, एक हो गया, ठीक है, एक हो गया, ये आपका दो हो गए, ठीक है, ये आपके दो हो गए, और देखिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तीन हो गए, और एक ये भी देखिए आप, ठीक है। आप गिनो कितने हो गए, चार हो गए ना, दो क्रॉस वन के और दो आपके ऊपर ऊपर, टोटल चार हो गए। और आपका केस ये वाला कौन सा है, आपका केस ये वाला है, इतना कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर लेस वाले में चले जाएंगे, इस वाले में अब आ जाएंगे तो भाई आपका ये वाला फिगर हो जाएगा। इस फिगर में आपका कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन टेंजेंट आपका नहीं है। तभी मैंने बोला आपको कि मैं कंडीशन आपको हटा दूंगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं अपने इस केस की तो भैया इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिनसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सके कि एक टेंजेंट दोनों ही सर्किल के लिए अलग अलग टेंजेंट के रूप में काम करे। ऐसी कोई टेंजेंट मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आप समझ चुके होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द सर्किल। ओके, अब फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली सर्किल चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें स्टेप और स्टेप डायग्राम की हेल्प से समझा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला केस रहेगा, ये क्या आपका दूसरा केस रहेगा, ये आपका तीसरा केस रहेगा, ठीक है। और ये तीन केसेस मैंने आपके सामने अलग अलग इसलिए बनाए हैं जिससे मैं आपको चीजें समझा सकूं। अब ये कह रहे हैं कि एक दिए हुए बिंदु, अब बिंदु कहां पर दिया हुआ है पता भी है, कहीं पर भी हो सकता है, इसी वजह से मैंने तीन केस लिए। सबसे पहले मैं कहता हूं क्या कि मेरा पॉइंट जो था बाहर है, तो बाहर से आप देखेंगे आपके कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक बिंदु से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है किसी सर्किल के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको m बोल दूं, इसको मैं n बोल दूं, तो pm और pn मेरी दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है किसी बाहरी बिंदु से, फ्रॉम अ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और अगर मेरा यही बिंदु P जो है उठ के सर्कमफ्रेंस पर आ जाए तो हाँ जी, इस केस में भी आपकी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे वन टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्किल। सर्किल पर किसी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है। और अगर मेरा पॉइंट पी जो था वो मेरा अंदर आ जाए तो कहेंगे क्या कि नो टेंजेंट ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट, ठीक है ना। अगर पॉइंट मेरा अंदर है तो भाई
कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है। आई थिंक आपको टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट और टेंजेंट फॉर्म एंड पॉइंट समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एक्स एंड वाई वन टू द सर्किल। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे पास कोई सर्किल इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉन की गई है, कहां से, x1 कॉमा y1 से। तो मुझे निकालना है उस टेंजेंट की लंबाई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम x1 कॉमा y1 जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओ पी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें आप x1 y1 पुट कर दो, बस बात खत्म हो जाती है। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ठीक है, और मेरी एक बात साफ साफ सुन लेना, ये बात ये है कि जब भी मैं आपकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालूंगा तो एक कंडीशन मेरी फॉलो होना कंपलसरी है। वो कंडीशन क्या है, सुनिए। ठीक है, कंडीशन क्या है वो आप सुनिए। कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि द कोफिशिएंट ऑफ x square and y square must be 1 to find a length of टेंजेंट। एक्चुअली इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन दिए हुए नहीं थे, कुछ और दिए हुए थे। तो बच्चों ने क्या किया, पॉइंट को डायरेक्ट सेटिस्फाई करा दिया और उनका आंसर गलत आया, क्योंकि पहली कंडीशन ही आपकी ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपके वन होने चाहिए, उसी के बाद आप उसका जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कराएंगे। और मान लो कि आपका जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन नहीं है, कुछ इस प्रकार से है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करेंगे, इनके कोफिशिएंट वन नहीं है तो वन बनाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो मैं ए से डिवाइड कर दूं तो पाऊंगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस टू एफ वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, छोटे मगर मोटे पॉइंट हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्किल इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपसे कहता हूं एक बात, आप मेरी समझो। मेरे पास दो सर्किल है कुछ इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो ये आपके दो सर्किल हैं, ये सर्किल आपके एक दूसरे के लंबवत होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक कंडीशन आपसे पूछी जाती है, तो कंडीशन जो है आपकी ये होती है कि टू टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 की वैल्यू मेरी इक्वल होती है C1, ठीक है, C1 C2 के, C1 प्लस C2 के। ठीक है, आप ये बात मेरी याद रखिएगा। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होती है तब हम कहते हैं कि हमारा सर्किल ये वाला और ये सारा सर्किल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है,
आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला समझ में आया होगा, लेकिन उसके पीछे का थ्योरी और रीजन समझ में नहीं आया होगा। वो मैं आपको अब समझाता हूं। ठीक है, तो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे कि C1 C2, तो वो था कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ द सर्किल आप C1 C2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर C1 प्लस C2 है, तो वो आप ये वाला C1 C2 है। ठीक है, पीछे ये वाला C1 C2 इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया था, इसमें ये वाला C1 C2 आपका इस्तेमाल किया जाएगा फार्मूले में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो क्या करता हूं, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और एक काम करता हूं, मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लूं। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीजें ऐसी समझा दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो दो वृत्तों के बीच की या दो सर्कल के बीच की जो एंगल होता है, एक्चुअली वो एंगल होता है क्या, उनके टेंजेंट के बीच का एंगल। ठीक है, इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला कि भाई वो कैसे है, ऑर्थोगोनल है, थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है। मतलब क्या है कि उन दोनों जो वृत्त हैं, सर्कल हैं, उनकी जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के लंबवत है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। अगर मैं इसको बोल दूं, अगर मैं इसको C1 कह देता हूं, ठीक है, सेंटर C1 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का G1 माइनस का F1। ठीक है, और अगर मैं इसको बोल दूं, ठीक है, अगर मैं इसको C2 बोल दूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का G2 कॉमा माइनस का F2। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसको क्या बोल दूं, R1, इसको बोल दूं मैं R2। तो एक काम आप ये देखो मेरा, कि अगर मैं C1 और C2 को मीट करा दूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या। ठीक है, अब ये आपका ट्राइंगल का पूरा बन गया एक फिगर। मैं आपको समझाता हूं चीजें कैसी हैं। तो एक चीज देखो, ठीक है, अगर मैं इसको P कह देता हूं, तो इन द ट्राइंगल C1 C2 क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं C1 C2 निकालूं, C1 C2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस। ठीक है, दैट इज G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप लिख सकते हो कि G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैं स्क्वायर निकालूं, C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, कि C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, G2 स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस का 2 G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 F1 F2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। तो मैंने C1 C2 निकाला कैसे, कि C1 और C2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने C1 C2 का होल स्क्वायर निकाल लिया। तो क्या कोई और तरीका नहीं है C1 C2 निकालने का, हाँ जी बिल्कुल है। कैसे, मैं कहूंगा क्या, इन द ट्राइंगल PC1 C2, ठीक है, क्या होगा, मेरा ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से क्या, कि मेरा C1 C2 स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के,
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए। ठीक है, ये मेरा R1, ये मेरा R2, तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा C1 C2। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और एक बात आप जानते हैं वो क्या, कि अगर मैं यहाँ से R1 निकालूं तो इक्वल होता है किस चीज के, कि G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। ऐसे ही अगर मैं R2 यहाँ से निकालूं तो R2 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। चलिए मैं स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ही स्क्वायर लिख लेता हूँ तो ये स्क्वायर रूट मेरा हट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, R1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ऐसा नहीं लिख सकता कि G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस का C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। इसको मैंने बोला इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वल कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 इज इक्वल टू 2 में अगर करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इससे मेरा ये गया, इससे मेरा, ठीक है, आप देख लीजिए, मतलब जीवन जीवन वाले सारे कट जाएंगे जैसा कि आपको दिखा चुका हूं। F1 F2 F1 F2, ठीक है, बचा क्या, आइए देखते हैं। यहां से बचा आपका माइनस का 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल हो जाएगा किस चीज के, माइनस का C1 प्लस C2। ठीक है, माइनस से माइनस गया, बचा क्या, कि 2 टाइम्स G1 G2 इक्वल है, ठीक है ना। तो यही तो मेरा फार्मूला है जो मैंने आपको लिखाया। ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला याद कर लेना काफी नहीं होता है, चीजें आपसे एज अ क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। मेंस को भी तो ध्यान में रखो थोड़ा सा। ठीक है, सारा कुछ आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं ले सकते, कुछ चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी, तभी तो चीजें समझ में आएंगी आपको। आई थिंक आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली ये डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इस C1 की टेंजेंट ये वाली है। ठीक है, ये है क्या, मैं कहूंगा टेंजेंट को कितना लिख देता हूं, और लिख देता हूं क्या, C1। ये वाली क्या है, ये टेंजेंट है किस चीज पे, सर्किल 2 पर। देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये वाला टेंजेंट है। तो आप समझना कौन किस पर टेंजेंट है। और मैंने ये आपको ऑर्थोगोनल क्यों बोला, ये 90 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि आपका रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो हमेशा ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू कोई एक सर्किल गिवन है। ठीक है, मैं लिखूंगा क्या, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, सर्किल ऑफ, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो क्या हो जाएगा, याद रखना कंसेंट्रिक का मतलब है कि सेंटर मेरा सेम है, और सेंटर सेम है मतलब रेडियस चेंज रही होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं रहा होगा। तो लिखूंगा क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेंटर सेम, मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम। सिर्फ दिक्कत क्या होगी, आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, दैट इट। ठीक है, तो इसके कंसेंट्रिक सर्किल जो है उसका इक्वेशन ये होगा। कंसेंट्रिक का मतलब है समकेंद्रीय, समकेंद्रीय मतलब भाई दोनों के सेंटर सेम है, त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं, याद रखिएगा। आई थिंक एक कंसेंट्रिक सर्किल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब ये रेडियल एक्सिस और ये कॉमन कॉर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, अगर मेरे पास दो सर्किल है, ठीक है, अगर मेरे पास दो सर्किल हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, और दो सर्किल मेरे पास इस प्रकार से हैं कि वो एक दूसरे को सिर्फ टच ही कर रहे हैं, काट नहीं रहे। ठीक है ना, तो याद रखना जब वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इनका जो दोनों का
रेडियल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड जो है दोनों का फॉर्मूला बस एक ही होता है और फॉर्मूला ये है आपका कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। S1 मतलब क्या है? S1 मतलब है आपका कर्व 1, ठीक है। S1 क्या है आपका, मैं आपको समझा देता हूं। S1 जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल, S2 क्या है? सेकंड जो दूसरा सर्किल गिवन है, ठीक है, उनका डिफरेंस कर दो बस। तो पहले देखते हैं क्या वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर वो एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं तो उस केस में आपका क्या फाइंड आउट होता है? आपका कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट होता है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका कॉमन कॉर्ड, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं क्या कि भाई उनकी एक रेडियल एक्सिस होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूर कर दूं, ठीक है, इसको छोटा कर दूं, तो इनकी क्या होगी? इनकी एक कॉमन रेडियल एक्सिस होगी। याद रखिएगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब निकलती है। कॉमन कॉर्ड आगे तब निकलती है जब दो सर्किल एक दूसरे को काट रहे होते हैं, और अगर दो सर्किल एक दूसरे के साथ कुछ नहीं कर रहे होते तब हम उनका कॉमन रेडियल एक्सिस निकालते हैं। फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। आई थिंक कॉमन कॉर्ड और आपका रेडियल एक्सिस में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अभी सर्किल में काफी कुछ रह गया है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक वीडियो में सारा कवरअप करा दूं, लेकिन शायद एक वीडियो में कवरअप कराना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका सर्किल के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रखना, आपको जितनी भी चीजें लिखाई गई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कहना भूल जाता हूं लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसे मैं आपको उम्मीद कर सकता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।